कक्षा 10th का हम लोग हल कर रहे थे मॉडल पेपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि साबुन तथा साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, साबुन तथा साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके निर्माण की विधि का समीकरण दीजिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि साबुन होता क्या है। तो जो वसाएँ होती हैं उच्च वसीय अम्लों के, यानी कि अधिक श्रृंखला वाली वसीय अम्लों के, तो उच्च श्रृंखला वाली वसीय अम्लों के, या फिर हम सीधे कर सकते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। फिर से सुनिए आप लोग, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। चाहे इसके निर्माण की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं तथा इसके निर्माण की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। चाहे निर्माण की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग समीकरण लिखते हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे समीकरण। तो सूत्र क्या होता है, अपन लिखते हैं सूत्र इसका कि सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है इसका, पहले लेते हैं वसा लेते हैं हम लोग हैं। सूत्र होता है CH2CH और यहाँ पर CH2, ये ध्यान से लेना होगा आप लोगों को। फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से C ये होता है, चाहे इसे लिखते हैं चाहे इसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी हो सकता है, कैसे हूँ ले लें आप लोग, बस समझना आपको सही से है। तो C17H35 और COO हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अब ऐसे आपको दिक्कत होगा समझने में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल सिंपल, यहाँ से कि C17H35 COO। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3 बार लेंगे हम, C17H35 COO। फिर यहाँ देखिए C17H35 और COO, और इनको हम जोड़ेंगे कैसे, इसको जोड़ थोड़ा ध्यान समझिएगा, जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पर रहेगा CH2 और यहाँ पर रहेगा फिर CH और यहाँ पर फिर रहेगा CH2। ठीक है, ये हो गया वसा। किसका सूत्र है, ये वसा का सूत्र है या तेल का सूत्र है। इसका हम क्रिया कराएंगे किसके साथ, चलिए हम लोग क्रिया कराते हैं। तो इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, ये देख लेते हैं। तो इसकी क्रिया होगी या तो हम करा दें NaOH के साथ, या हम करा दें KOH के साथ। ठीक है, या तो हम कास्टिक सोडा से करा दें या कास्टिक पोटास से करा दें, या हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कराएंगे क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनेगा कठोर साबुन, और जब क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब बनेगा मृदु साबुन। अंतर दोनों में क्या होता है, जो कठोर साबुन होता है वो जल के साथ झाग नहीं देता है, और जो मृदु साबुन होता है जल के साथ आसानी से झाग देता है, अधिक मात्रा में झाग देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रिया पर चलते हैं। तो इसको हमको लेना होगा 3 मोल, याद रखिएगा आप लोग कि इसको लेना होगा कितना मोल, 3 मोल। हम यहाँ पर खाली इसको लेकर आ रहे हैं ना, किसी एक ही को आपको परीक्षा में लेना चाहिए, इसको चाहे इसको। ठीक है, किसी एक को जब क्रिया कराएंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ से जो बंद है इसको हम तोड़ लेते हैं। ये वाला बंद यहाँ से इस तरह से टूटेगा। अब जानते हैं कि ये होता है प्लस वाला पोर्शन, होता है माइनस वाला पोर्शन। ये प्लस वाला पोर्शन और ये हो जाएगा माइनस वाला पोर्शन, ये प्लस और ये गो माइनस वाला। अब जो माइनस होगा इस माइनस से कौन जुड़ेगा, तो इसमें का प्लस वाला, इसको तोड़े हम लोग तो ये प्लस होता है और ये होता है माइनस। क्या होता है, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, है ना, ये माइनस और ये वाला प्लस। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 गो प्लस है, 3 गो सोडियम है और 3 गो क्या है हमारे पास OH माइनस है। तो जो प्लस वाला पोर्शन होता है ये प्लस जुड़ता है कहाँ पर, माइनस पर। तो 3 गो माइनस है और 3 गो हमारे पास क्या है, प्लस है। तो एक गो प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, एक गो प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, एक गो प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, यानी होगा क्या, C17H35 COO और क्या आ रहा है, Na। C17H35 COO और क्या आ रहा है, Na। C17H35 COO और क्या आ रहा है, Na। यानी आप देख पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, C17H35 COO Na बन रहा है, यानी कि C17 इस तरह लिख दें, C17H35 और COO Na ये बन रहा है,
ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन कितना बन रहा है 3 ठो, एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से, एक ठो यहाँ से। फिर से सुनिए, होता क्या है कि इस पे होता है प्लस, इस पे होता है माइनस, एक प्लस इस पे एक माइनस होता है, तो 3 गो आपके पास प्लस हैं, इसको तोड़ेंगे तो ओ वाले पर माइनस होता है, इस वाले प्लस होता है, माइनस प्लस तोड़ देंगे हम लोग, तो ये पूरा माइनस वाला पोर्सन है, ये तीनों माइनस वाला पोर्शन है, और माइनस पर क्या जुड़ता है आकर, प्लस जुड़ता है, यानी सोडियम जुड़ता है। तो इस तरह H35 COO, इस तरह H35 COO, इस तरह H35 COO, कितना हो गया कुल मिलाकर 3 गो। जब इतना हो गया तो अब ये निकल जाएगा पूरा, तो बचा क्या CH2 बचेगा। समझ में आ रहा है, देखिए इधर बना रहे हैं, क्या बचेगा, इधर लिख दे रहे हैं, इधर क्या बच रहा है आपके पास CH2 CH और यहाँ पर CH2 बच रहा है। देखिए CH2 CH और सबके पास जगह खाली है, सबके पास क्या है, जगह खाली है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उसको मुद्दा दिखाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अब आप जानते हैं कि प्लस वाला एगो, ये सभी क्या होते हैं, प्लस वाले पोर्शन होते हैं, तो प्लस के पास क्या जुड़ेगा, माइनस वाला, यानी 3 गो क्या हमारे पास है, माइनस है, 3 गो क्या हमारे पास है, माइनस, मतलब OH है, तो एक OH वाला यहाँ जुड़ जाएगा। सही से दिखा दें इसको हम, ताकि समझ में आए आप लोगों को कि एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे माइनस वाले पोर्शन, और ये बन जाएगा क्या, ग्लिसरॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा, और ये बन जाएगा साबुन बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है, तो सोडियम है तो सोडियम एस्टेट, और कराए तो पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेशियम हो जाता है, तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम एस्टिएरेट इसका नाम होता है। तो ये होगा हमारा सामान्य विधि हो गया, समीकरण भी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया, या साबुन की निर्मलन क्रिया, या साबुन की सफाई क्रिया, तथा इसी में हम लोग पढ़ेंगे मिचेल अवधारणा। आपसे पूछता है, प्रश्न ये पूछा गया है यहाँ से कि साबुन या अपमार्जक का निर्मलन क्रिया, तो कोई भी पूछा आपसे, हम पहले पढ़ते हैं साबुन का निर्मलन क्रिया क्या होता है, या साबुन की सफाई क्रिया क्या होती है, या मिचेल अवधारणा के अनुसार साबुन की सफाई क्रिया का वर्णन करिए। चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम जानेंगे साबुन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ लें साबुन क्या होता है। तो साबुन जो होता है इसको हम दिखाएं तो सूत्र क्या था, C17 था, H35 था, और COO था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, इसको हम दिखाते हैं इस तरह से, इसको दिखाते हैं इस तरह से हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है, COO और Na। तोड़ेंगे इसको तो टूटेगा प्लस में और ये माइनस में, तो जो भाग प्लस माइनस टूट जाता है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय भाग, और बाकी भाग को हम बोलते हैं जो उसको बोलते हैं अध्रुवीय भाग। तो साबुन का ये जो भाग होता है, यहाँ तक का जो पोर्शन होता है, ये साबुन का अध्रुवीय भाग होता है, अध्रुवीय भाग होता है, और ये साबुन का ध्रुवीय भाग होता है। कैसा भाग होता है, ध्रुवीय भाग होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये साबुन का ध्रुवीय भाग और साबुन का वो क्या है, ये अध्रुवीय भाग और ये ध्रुवीय भाग। जो साबुन का अध्रुवीय भाग होता है, अध्रुवीय भाग होता है, ये जो होता है वसा स्नेही होता है, वसा स्नेही होता है, और जो चीज़ वसा स्नेही होती है वो जलरोधी होती है, याद रखिएगा, जलरोधी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो साबुन का अध्रुवीय सिरा होता है वह वसा स्नेही होता है और जलरोधी होता है, जलरोधी होता है, सीधे कर दें यहाँ पर, इसको एवं कर लेना, एवं जलरोधी होता है। और जो ध्रुवीय सिरा होता है साबुन का, ये जस्ट इसका उल्टा होगा, यह वसा से नहीं है तो ये वसारोधी होगा। कैसा होगा, वसारोधी होगा। एवं अगर ये जलरोधी है तो जल स्नेही होगा, द्रवरागी इसको हम बोलते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं जल स्नेही, जल स्नेही या द्रव स्नेही, द्रव स्नेही भी कह सकते हैं, है ना, द्रव स्नेही कहें या द्रवरागी कहें, वसा स्नेही एवं जलरोधी या जलरागी, जलरोधी या जल विरागी, इसको हम कहते हैं वसारोधी या फिर द्रव स्नेही या द्रव रागी, ठीक है। तो अब जान चुके हैं कि साबुन का ध्रुवीय सिरा जो होगा वसा के संपर्क में रहेगा और जल से दूर भागेगा, और जो साबुन का ध्रुवीय सिरा रहेगा वो हमेशा वसा के दूर भागेगा और विरोध करेगा, और द्रव के संपर्क में रहेगा, द्रव से स्नेह करेगा, ठीक है। अब चलते हैं लोग मिसल पे। मिसल कैसे बनता है, तो जब साबुन को हम जल में घोलते हैं तो साबुन में देखिए तेल की बूंदें होती हैं, ये जो तेल की बूंदें हैं, और साबुन का जो अध्रुवीय सिरा होता है ये क्या होता है, केंद्र की ओर रहता है। चलिए बनाते हैं हम लोग मिसल बनाते हैं, ठीक है। ये मिसल है, ये मिसल है, ये मिसल बन रहा है। इस परीक्षा में हम लोग बनाएंगे मिसल इस तरह से, ये हो गया मिसल,
ये हो गया हमारा मिसेल हो गया, ये पूरा, ठीक है। और लास्ट में आप जानते हैं कि लास्ट में क्या हो रहा है, देखिए ये पूरा भाग हाइड्रोकार्बन हो गया। अब क्या COOH बच रहा है, तो हम सीधे कर सकते हैं, सीधे Na भी कर सकते हैं ताकि समझ पाएँ, Na+ या COOH जो समझ में आ रहा है आप लोगों को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर COO और Na, ठीक है, या हम सीधे कर दें, डायरेक्ट कर देते हैं, चाहे इसे कर, जैसे समझ में आ रहा है कर, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम सीधे COO Na COO Na COO Na, और यहाँ पर COO Na COO Na और COO Na COO Na और COO Na, या फिर खाली N लिखिए, कोई लिखिए आप लोग, दोनों सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि साबुन का ये जो है ये क्या है, तो वसा की बूंद है, तेल की बूंद है, जो तेल की मात्रा थी उसमें, ठीक है। ये क्या है, तो तेल की बूंदें हैं, तेल की बूंदें हैं। इतना समझ पा रहे हैं अगर आप लोग, तब आप आसानी से हल कर पाएंगे कि इसको साबुन की सफाई क्रिया को। तो आप क्या बताएंगे, ये साबुन का ध्रुवीय सिरा है और साबुन का अध्रुवीय सिरा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम प्रश्न का उत्तर करते हैं। पहले मिसल किसे कहते हैं, पहले हम चलते हैं मिसल किसे कहते हैं। तो बताएंगे आप लोग कि जब साबुन को जल में घोला जाता है, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर, साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर तथा ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर एकत्रित हो जाता है, और इस प्रकार एक संरचना का निर्माण होता है जिसे मिसेल कहते हैं। बस मिसेल खत्म, बस फिगर बांध लीजिएगा उसके बाद लिखने के बाद में, ठीक है। फिर सुनिए, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर और ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाता है या एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार एक संरचना का निर्माण होता है जिसे मिसेल कहते हैं, ठीक। मिसेल का उत्तर हो चुका है, मिसेल की परिभाषा हो चुकी है, सूत्र यहाँ पर फिगर हो चुका है। अब अगर आपसे उसी में जोड़ दिया गया, चाहे पूछे मत पूछे, अगर आपको ये पूछा गया है इनमें से कोई भी सफाई क्रिया, निर्मलन क्रिया या शुष्करण क्रिया पूछा गया आपसे, तो हम क्या करेंगे, उसी परिभाषा में सेम उसी में आगे हम बढ़ाएंगे। उतना लिखना अनिवार्य है सबके लिए, ठीक है। उसमें हम आगे क्या जोड़ देंगे, जब इनमें से कोई पूछते हैं तो उसी में आगे क्या जोड़ देंगे कि जब यह मिसेल धूल या मैल के संपर्क में आता है तो उनके कणों को, धूल या मैल के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे धूल या मैल की कपड़ों पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है और जल से धोने पर मिसेल के साथ साथ धूल के कण भी क्या होते हैं, बह जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। फिर से सुनिए, मिसेल समझ में आएगा ना, मिसेल क्या होता है, फिर बता रहे हैं कि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर, ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर एकत्रित हो जाता है, चाहे व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। जब यह मिसेल धूल या मैल के संपर्क में आता है तो उनके कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उनके कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे धूल या मैल की कपड़ों पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है और जल से धोने पर इस मिसेल के साथ साथ धूल के कण भी बह जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। खत्म हो गया, साबुन, साबुनीकरण, सफाई क्रिया, निर्मल क्रिया सब खत्म हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा, है ना। ये पॉइंट अगर आप इतना समझ में आता होगा तो आप आसान से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। पूछता है परीक्षा में कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। अपमार्जक को हम बोलते हैं डिटर्जेंट यानी सोडा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं साबुन सोडा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पहला अंतर क्या होता है कि जो साबुन होता है यानी कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। इसमें लिखेंगे यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का सल्फेट लवण होता है। पहला अंतर क्या हो गया कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, और इसमें क्या लिखेंगे कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का सल्फेट लवण होता है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा यहाँ से कि यह कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, इसलिए झाग नहीं बनाता है, और यह कठोर जल में प्रभावी होता है इसलिए झाग बनाता है। फिर देखिए हम लोग तीसरा अंतर क्या हो जाएगा यहाँ से कि इसकी सफाई क्रिया में मिसेल का निर्माण होता है।
मिश्रण का निर्माण होता है। इसकी सफाई क्रिया में मिश्रण का निर्माण होता है और इसकी सफाई क्रिया में मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। इसमें लिखेंगे कि यह जल की कठोरता को बढ़ाता है और इसमें लिखेंगे कि यह जल की कठोरता को कम करता है। ठीक है, तो अंदर क्या हो गया कि यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, यह कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या सल्फेट लवण होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है इसलिए झाग नहीं बनाता है, और यह कठोर जल में प्रभावी होता है इसलिए झाग बनाता है। इसकी सफाई क्रिया में मिश्रण का निर्माण होता है, इसकी सफाई क्रिया में मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। यह जल की कठोरता को बढ़ाता है, यह जल की कठोरता को कम करता है यानी कि घटाता है। ठीक है, ये अंतर हो गया आपका साबुन सोडा में। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पहले हम जानते हैं कि मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलन का मतलब ये होता है कि जो मुकुलन है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में आप कैसे लिखेंगे, अगर पूछा कि मुकुलन किसे कहते हैं, चाहे मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए तो हम कैसे बताएंगे इसको। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार के जनन में जीवधारी के शरीर पर मुकुल का निर्माण होता है, मुकुल का निर्माण होता है। यह मुकुल अनुकूल परिस्थितियां आने पर पौधे से अलग हो जाता है और अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। फिर सुनिए मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में जीवधारी के शरीर पर मुकुल का निर्माण होता है। यह मुकुल अनुकूल परिस्थितियां आने पर पौधे से अलग हो जाता है और अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, और मुकुलन कहाँ होता है, तो ईस्ट में और हाइड्रा में। दो पौधों का नाम याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, या फिर ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है, माने क्या होता है। चारों में से बताना आप लोगों को कि इन चारों में से जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो उसको देखें तो पवन माने हवा होता है, तो हवा तो जीवाश्म ईंधन से मतलब रखता नहीं है, जीवाश्म है ये नहीं। जीवाश्म का मतलब ये होता है, जीवाश्म का मतलब ये होता है कि जो भी प्राचीन कालीन जीवधारियों के अवशेष पाए जाते हैं पृथ्वी की भू पर पट्टी की चट्टानों से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म जो ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन को जलाने पर, दहन करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, देखिए सौर, तो सूर्य तो है नहीं, सूर्य तो प्राकृतिक चीज़ है, जीवाश्म से मतलब नहीं है, जीवों का अंश नहीं है। जल विद्युत, जल भी जीवों का अंश नहीं है, जीवों का भाग नहीं है। लेकिन कोयला क्या होता है, बताया था आप लोगों को कि जब जैसे पौधे हैं, पौधे जब ज़मीन में दब जाते हैं करोड़ों वर्ष पहले, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं कि जो उनका नरम भाग होता है वह सड़ गल कर पेट्रोलियम बनता है। क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है। और जो कठोर भाग होता है वो क्या बनता है, कोयला बनता है। तो आप देख पा रहे हैं पेट्रोलियम और कोयला दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन का ही भाग है या जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन के दहन से जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, दोनों क्या है, जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं। पेट्रोलियम में आप क्या कौन कौन से आते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मैंने स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या, स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि ऐसे यहाँ पर कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार पोषण प्राप्त करने की क्रिया को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। समझ में आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इस प्रकार भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है CO2 और जल। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, पोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो इसमें क्या चाहिए, जल चाहिए, CO2 चाहिए, तो पालतू से नहीं रहेगा। क्लोरोफिल चाहिए, है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये भी है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये सभी चाहिए, चारों चीज़ें चाहिए, यानी कि CO2 और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चाहिए। ठीक है, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। और पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो बताएंगे कि पौधों द्वारा, ठीक है, पौधों द्वारा, ये क्या है, जल है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर भोजन के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं,
प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो है इनका भोजन है, भोजन बन रहा है, और भोजन क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे, अगर पूछता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे फिर रिएक्शन। पहले परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग कि पौधों द्वारा जल CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर भोजन के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या बताएंगे आप लोग, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम देख लें कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको आप लोग। तो यहाँ पर क्या होगा कि पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर चाहे क्लोरोफिल में भोजन के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समीकरण को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए C कितना हमारे पास है, 6 ठो है, और यहाँ पर C कितना है, एगो है, और हम 6 से गुणा कर दें तो C 6 ठो हो जाएगा। ठीक, तो जब C 6 ठो तो हो जाएगा, लेकिन O कितना हो गया, देखिए इधर। अब देखिए H कितना यहाँ पर है, इसको बैलेंस कर, C तो बैलेंस हो गया, C 6 ठो। अब OH कितना हमारे पास है, 12 ठो है। 12 का मतलब कि यहाँ पर 2 है, 2 छक्का 12, समझ में आ रहा है। H कितना हो गया, 12 ठो हो गया। तो हमारा C और H तो बैलेंस है, बाकी किसकी बात आई, O की। तो यहाँ पर देखें 6 ठो यहाँ पर O हो गया, और यहाँ पर 6 दूना के 12 O, तो 12 और 6 18 O हो गया। 18 से हमने 6 ठो पूरा कर लिया, बचा कितना, 12 गो, यानी कि 2 छक्का 12। कुछ नहीं करना है, सब में क्या है, 6 है, बस सब जगह क्या है, 6 है, कुछ नहीं करना है, सब जगह क्या है, 6 है। सूत्र एकदम आसानी से याद रहेगा। पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में भोजन के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये खत्म हो गया आपका पूरा। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।